नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आज एस्टेट 2025 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षा शास्त्र से संबंधित 60 प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। ये प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये शिक्षा मनोविज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि इस मैट्रिसेज का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये बुद्धि को मापने की एक विधि है। प्रश्न नंबर 3 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दूसरा, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बालक सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की का मानना है। प्रश्न नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, यानी कि बुद्धि को मापने का पहला प्रयास जो है किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बीने ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि मापने की विधि का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रयास होता है प्रतिभाशाली बच्चों के उत्थान के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 3, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। ये इसकी सही क्रम है 4 परिस्थितियों के। प्रश्न नंबर 7 है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञान करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सोपान विश्लेषण। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है इनमें से। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अध्यापन शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षण अधिगम के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इस अधिनियम में वो अनुपात क्या रखा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 30:1 का होना चाहिए आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार। प्रश्न नंबर 10 है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, जो मिड टर्म एग्जाम होता है वो किसका उदाहरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, योगात्मक मूल्यांकन का। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन, फिनाइल कीटोनूरिया। ये एक वंशानुगत रोग है जो रीडिंग से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो इनमें से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 1, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बालकों के चिंतन का गणितीकरण करना। प्रश्न नंबर 14 है, किसी विशेष कार्यक्रम या परीक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उपलब्धि।
प्रश्न नंबर 15 है, एक व्यक्ति एक समय पर दो विपरीत एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना इनमें से क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये दवंद कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। दोस्तों इसमें बहुत ही शानदार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं जो एस्टेट 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समान प्रतिरूप का सिद्धांत ये कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? जो मास्लो ने सिद्धांत दिया उसके पदक्रम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी कि पर्सनैलिटी को मापने का ये सिद्धांत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 21 है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि इनमें से क्या होगी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 120। दोस्तों बुद्धि से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है और बुद्धि मापने का जो फॉर्मूला है उसमें आपको याद रखना है कि MA बटे में CA गुना 100 आपको करना है। MA का मतलब होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु जो 12 वर्ष है, और CA मतलब कैलकुलेटेड आयु जो 10 वर्ष है वास्तविक आयु। तो 12 बटे 10 गुना 100 करेंगे तो 120 हमारा आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 22 है, ADHD का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ध्यान विकार वाले बालक। प्रश्न नंबर 23 है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, निदानात्मक परीक्षण इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, काफी बार ये पूछा गया है प्रश्न, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में कौन से यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट, ये 86वां संविधान संशोधन है। प्रश्न नंबर 25 है, NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो नया पाठ्यक्रम 2005 में लागू किया गया तो उसमें आर्ट एजुकेशन को क्यों जोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी सराहना करने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये निरंतरता का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, व्यवसायिक रुचियां। ये बुद्धि का घटक नहीं है। तार्किक चिंतन, स्मृति और अनुभव से सीखना ये बुद्धि के घटक हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो इनमें से कौन सा मनोगत्यात्मक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, सोचना जो है वो मनोगत्यात्मक नहीं है। लिखना, गेंद फेंकना और खेलना ये मनोगत्यात्मक गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर 29 है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, RB केटल के द्वारा ये तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षा के अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? यानी कि कितने घंटे जो है हर सप्ताह के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 3, 45 घंटे। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उपलब्धि जो है ये दैहिक नहीं है। भूख, प्यास, नींद
इनका हमारी बॉडी से संबंध है, उपलब्धि का नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो कौन सा जैविक कारक इनमें नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अभिभावक बालक संबंध जो है वो इसका जैविक कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है, डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकेंड, त्रिगुण सूत्रता 21। प्रश्न नंबर 34 है, विश्वसनीयता की अवधारणा से हास्य है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है तीसरा, प्राप्त अंकों की बारंबारता। और प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण इनमें नहीं है, तो प्रक्षेपीय जो उदाहरण नहीं है वो हमें देखना है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 4, MMPI जो है ये प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं होता। प्रश्न नंबर 36 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 37 है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन 4, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 38 है, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 3, 16 जो कारक रेमंड केटल के द्वारा व्यक्तित्व के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 39 है, आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, समस्या समाधान नहीं है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट, लक्ष्योन्मुखी जो है ये समस्या का समाधान नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये समस्या समाधान से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 41 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है ये, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 3, प्रक्षेपीय विधि इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है इनमें से, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, जो अपसारी चिंतन होता है ये सृजनात्मकता की ओर ले जाने वाला कारक है। प्रश्न नंबर 43 है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, काफी बार ये पूछा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, ये पावलोव का सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रश्न नंबर 44 है, बालक अपराध का कारण है, यानी कि बाल अपराध का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, माता पिता में अनुबंध रहना जो है बाल अपराधी होने का कारण होता है। प्रश्न नंबर 45 है, बालकों को मुक्त रूप से अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसमें से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें शामिल हैं और एक नहीं है, तो नहीं वाला हमें बताना है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 4, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, जो इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो है चरण शोध को क्रियात्मक बनाता है। प्रश्न नंबर 47 है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान इनमें से किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, यानी कि परिणाम द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट है, क्रिया प्रसूत जो अनुबंध सिद्धांत है वो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49 है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, तब उसे इनमें से क्या कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, इसको आत्म सातीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता इनमें से नहीं है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है
वो इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 51 है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही शानदार शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस हर तरह की टीचिंग परीक्षाओं में काफी उपयोगी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इनमें से प्रतिभावान जो विद्यार्थी होता है उसकी कौन सी विशेषता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव और ऊब जाता है। प्रश्न नंबर यानी कि जो प्रतिभावान इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं अगर उनको आसान काम दिया जाता है तो उससे ऊब जाते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो ये क्या कहलाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रश्न नंबर 53 है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला वही MA/CA गुणा 100, उस आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है। प्रश्न नंबर 54 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ये क्रिया प्रसूत जो अनुबंध सिद्धांत है उससे संबंधित पारितोषिक और दंड जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 55 है, दोस्तों आपसे एक अपील है कि आप वीडियो को कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको नेशनल लेवल जीके, हरियाणा जीके और टीचिंग से जुड़े हुए दूसरे जो विषय हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, तो वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 है, तर्क जो है वो बाल्यावस्था द्वारा सीखने से संबंधित नहीं है, बाकी सभी से जुड़े हुए। प्रश्न नंबर 56 है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, किशोरावस्था, जिसमें समायोजन की समस्या होती है। प्रश्न नंबर 57 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किस प्रकार के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, धीमे सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। प्रश्न नंबर 58 है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 59 है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया तो उसमें इनमें से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन 3, प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न नंबर 60 और आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 60 है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? यानी कि जो 2009 में अधिनियम पारित किया गया शिक्षा अधिनियम वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए तैयार किया गया है।